हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूं आपके सामने सेट थ्योरी का लास्ट लेक्चर लेके, विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने सेट थ्योरी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, जैसे कि सेट किसे कहते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स का क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने तीनों सेट थ्योरी के लेक्चर्स का लिंक दे रखा है। आप अभी जाइए, पहले वहां से सेट थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, ताकि आज के लेक्चर में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। पहले हमने दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट किया, जैसे 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 या 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद हम थोड़े और बड़े हुए, तब हमने वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करना शुरू किया। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते थे? या तो हम डॉट प्रोडक्ट करते थे, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, यही तरीका था। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए, तब हमने मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट किया, जैसे कि हम एक मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे, एक मैट्रिक्स दे रखी है बी आई जे, ठीक है ना। लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि चाहे हम नंबर का प्रोडक्ट करें, इसके रूल्स कुछ और थे, वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते थे, उसके रूल्स कुछ और थे, और मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते थे, उसके रूल्स कुछ और थे। तो हर तरीके के प्रोडक्ट का रूल अलग अलग होता है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेट के प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि अगर आपको दो सेट दे रखे हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन को हम सेट थ्योरी में नॉर्मली कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। होता ये भी मल्टीप्लीकेशन है, मगर चूंकि ये दो सेट का मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, तो सेट थ्योरी की भाषा में इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। मगर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, अब अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, किसके बारे में? ऑर्डर्ड पेयर। तो स्टूडेंट्स देखिए, नाम से पता लग रहा है आपको कि एक ऐसा पेयर जो ऑर्डर फॉर्म में, जिसका कि एक फिक्स्ड ऑर्डर है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि सपोज करिए मैंने दो सेट ले लिए, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ठीक है। ये मैंने दो सेट्स ले लिए। अब देखिए, अब यहां पे मैंने एक एलिमेंट लिया सेट ए में से और एक एलिमेंट लिया सेट बी में से, और मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को मिला के एक पेयर बना लिया ए कॉमा बी। दोनों एलिमेंटों को मिला के मैंने एक पेयर बना लिया ए कॉमा बी। मगर यह कोई साधारण पेयर नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे ए कॉमा बी इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर है, यानी कि पहले ए आएगा और फिर बी आएगा, ठीक है ना। पहले ए आएगा और फिर क्या आएगा? बी आएगा। यानी कि ए, ये जो ए और बी है, दोनों की अपनी पोजीशन फिक्स है, यानी कि ए अपनी जगह पोजीशन पे फिक्स है और बी अपनी जगह पोजीशन पे फिक्स है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ए और बी आर फिक्स्ड देयर पोजीशंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि ए और बी दोनों की पोजीशन अपनी जगह फिक्स है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इसकी पोजीशन बदल दे, या फिर मुझे कहना चाहिए कि अगर इसका ऑर्डर बदल दे, यानी कि अगर मैं ए को बी की जगह ले आऊं और बी को ए की जगह ले आऊं, तो क्या होगा? तो मुझे एक नया ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। तो क्या होगा? तो मुझे एक नया ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। तो ये क्या होगा? ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होगा। इज different
ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? यानी कि ये जो a कॉमा बी है इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर है, पहले a आएगा और फिर b आएगा, यानी कि a और b की पोजीशन अपनी जगह फिक्स है। यानी कि अगर आपने इनकी पोजीशन को चेंज किया, a की जगह b और b की जगह a किया, तो आपको एक नया क्या मिल जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। यहां पे भी एक फिक्स्ड ऑर्डर है, पहले b आएगा फिर a आएगा। अगर आपने इसके ऑर्डर को बदला तो आपको फिर से पुराना वाला ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का जो पेयर होता है जिसका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको XY प्लेन में ड्रॉ करके दिखाता हूं कि मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखा है और अगर आपने उस ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर बदल दिया तो जो नया ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा वो डिफरेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए 3,4 एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, इज एन ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? अब आपने क्या करा, अब आपने इसका ऑर्डर बदल दिया, यानी कि 4,3 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, मगर डिफरेंट है। क्लियर है? यानी 3,4 एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब आपने इसके ऑर्डर को बदल दिया, यानी कि 3 इधर ले गए, 4 इधर ले आए, तो 4,3 एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब ये डिफरेंट कैसे है ये देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक XY प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं बनाता हूं 1 2 3 4 और यहां पे भी बना लो 1 2 3 और ये हो गया 4। अब देखिए 3,4 कहां आएगा? 3 और 4 कहीं यहां पे आएगा पॉइंट, तो ये हो गया आपका 3,4। अब 4,3 कहां पे आएगा? तो देखिए 4 और 3 कहीं यहां पे आएगा 4,3, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों जो पॉइंट्स है ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है, जाहिर सी बात है। 3,4 यहां आ रहा है, 4,3 यहां आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें जो एलिमेंट है वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखे जाए, यानी कि पहले 3 आ रहा है तो बाद में 4 आ रहा है। अब इन दोनों की पोजीशन अपनी जगह फिक्स है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब अगर आपने इसके ऑर्डर को बदला, यानी कि 4 को आप 3 की जगह ले आए, 3 को 4 की जगह ले आए, तो उस केस में आपको जो नया पेयर मिलेगा वो एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है ना। और वो डिफरेंट कैसे, ये मैंने आपको XY प्लेन में ड्रॉ करके दिखा दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो अब आपको समझ में आ गया। अब इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पहले उनको और देख ले, उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे चलेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ऑर्डर्ड पेयर A, B डिफरेंट है B, A के, तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ जब A B के बराबर ना हो। क्लियर है? यानी कि अगर A और B ये दोनों डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है जो A, B होगा ऑर्डर्ड पेयर, वो B, A के बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, एक चीज और, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये होगी। तो इसको हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जाहिर सी बात है सेकंड प्रॉपर्टी इसी से निकलेगी, यानी कि अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर बराबर है B, A ऑर्डर्ड पेयर के, तो इसका मतलब साफ है कि A बराबर होगा B के। यानी कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब A और B सेम एलिमेंट हो। अगर A और B सेम एलिमेंट है तो इन दोनों से बनने वाला ऑर्डर्ड पेयर भी सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्डर्ड पेयर की, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए।
अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। अब दो सेट का प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है और स्टूडेंट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए आपको दो सेट्स दे रखे हैं, सेट ए में क्या एलिमेंट्स है 2, 3 और 4, क्लियर है स्टूडेंट्स। और एक सेट बी दे रखा है, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है अल्फा कॉमा बीटा, बस दो ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीके बताए थे, उसमें से लास्ट तरीका आता है विजुअलाइजेशन फॉर्म, तो हम वही फॉर्म यहां इस्तेमाल करेंगे। देखो सेट ए को हम विजुअलाइजेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक ओवल बनाया, ये ओवल क्या है सेट ए। अब इस ओवल में मैं क्या करूंगा, सेट ए के तीनों एलिमेंट्स लिख दूंगा, यानी कि 2, 3 और 4, ठीक है। फिर मैंने सेट बी बनाया, तो इसको भी मैंने विजुअलाइजेशन फॉर्म में बनाया एक ओवल के अंदर, ये हो गया सेट बी, इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं अल्फा और बीटा, क्लियर है। तो मैंने दोनों सेट को विजुअलाइजेशन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो सेट ए है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये जो सेट ए है इसमें हर एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा और एक एक एलिमेंट का मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा बी के हर एलिमेंट के साथ। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सेट ए में मैं एक एक एलिमेंट उठाऊंगा और उस एलिमेंट का मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा बी के सभी एलिमेंट के साथ, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने 2 को उठाया, ठीक है ना। तो 2 को उठाने के बाद में मैंने 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाया पहले अल्फा के साथ, यानी कि मैंने क्या करा, मैंने 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाया अल्फा के साथ, यानी 2, अल्फा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाया बीटा के साथ, तो ये हो गया आपका 2, बीटा, ठीक है, 2, बीटा। अब उसके बाद मैंने सेकंड एलिमेंट उठाया ए का 3, अब इस 3 का मैंने पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाया अल्फा के साथ में और फिर बनाया बीटा के साथ में, यानी कि 3, अल्फा और 3, बीटा, क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ए का तीसरा एलिमेंट उठाया 4 और इसका पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाया अल्फा के साथ और फिर ऑर्डर्ड पेयर बनाया बीटा के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4, अल्फा और 4, बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर इन सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो कि मैंने सेट ए के हर एलिमेंट के सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ में बनाए, अगर इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का मैं एक सेट बना लूं कर्ली ब्रैकेट में बंद करके, तो ये जो सेट बनेगा ना स्टूडेंट्स, यही कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या फिर आप कह सकते हो कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, और कुछ बुक्स में इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी। तो चाहे आप इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोलो, चाहे आप इसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी बोलो, और चाहे आप इसे ए क्रॉस बी बोलो, एक ही बात है। तो ये होता है आपका दो सेट का प्रोडक्ट, यानी कि आपने क्या निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये क्लियर है। अब समझ में आ गया दो सेट का प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है। अब जिस तरह से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकाला है, उसी तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। या फिर मुझे कहना चाहिए कि जैसे आपने ए क्रॉस बी निकाला वैसे ही आप बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए में हम क्या करेंगे कि बी को तो हम ए की जगह ले आएंगे और ए को बी की जगह ले आएंगे और फिर ऐसे ही पेयर बनाएंगे जैसे ये बनाए थे, देखते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम बी क्रॉस ए निकालते हैं ये, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। देखिए अब हमें क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं बी का एक ओवल बनाऊंगा और बी के एलिमेंट्स लिख देता हूं अल्फा और बीटा। फिर मैं क्या करता हूं, मैं ए का ओवल बनाऊंगा, ठीक है, और ए के मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं 2, 3 और 4। ठीक है, अब वैसी पेयर बनाते, देखिए पहले मैं बी का एक एलिमेंट लेता हूं और इस एक एलिमेंट का पेयर मैं सेट ए के हर एलिमेंट के साथ बनाता हूं। तो पहले मैंने अल्फा लिया, तो अल्फा का पेयर मैंने 2 के साथ बनाया, फिर 3 के साथ बनाया और फिर 4 के साथ बनाया। ठीक है, यानी कि मैंने अल्फा का पेयर पहले बनाया 2 के साथ, उसके बाद बनाया मैंने 3 के साथ और उसके बाद मैंने बनाया 4 के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर मैंने बीटा उठाया, अब बीटा का मैंने पहले पेयर बनाया 2 के साथ, फिर बनाया 3 के साथ और फिर बनाया 4 के साथ। यानी कि जो बीटा है इसका पहले मैंने पेयर बनाया 2 के साथ, ठीक है, और उसके बाद में मैंने पेयर बनाया 3 के साथ और उसके बाद फिर मैंने लास्ट पेयर बनाया 4 के साथ और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद, कर्ली ब्रैकेट में बंद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये जो होगा आपका, ये कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, या फिर आपको कहना चाहिए कि बी क्रॉस ए। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ऑर्डर्ड पेयर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर, मैंने क्या बताया था कि अगर ए कॉमा बी, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है और बी कॉमा ए ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप 2 और अल्फा ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो 2 अल्फा एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा और अल्फा 2 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा। उसी तरीके से 2 बीटा एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा और बीटा 2 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि 2 अल्फा एक अलग ऑर्डर्ड पेयर, अल्फा 2 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर, उसी तरीके से 2 बीटा एक अलग ऑर्डर्ड पेयर और बीटा 2 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर, 3 अल्फा एक अलग ऑर्डर्ड पेयर और अल्फा 3 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर। तो आप देखोगे चाहे 4 अल्फा लो यहाँ पे अल्फा 4 आ रहा है, चाहे 4 बीटा लो यहाँ पे बीटा 4 आ रहा है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इसमें दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इस कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि यहां पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि दोनों में डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। दोनों में कैसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है? डिफरेंट। ठीक है ना? अब देखिए, अब ये तो हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं कभी बोल रहा हूं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, या कभी मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, इन सब का मतलब एक ही होता है कि आप प्रोडक्ट कर रहे हो दो सेट्स का। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि ये दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, कब नहीं है? जब सेट ए के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स है और सेट बी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स है। यानी कि जब सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है तब हम ये कहेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। कब? जब सेट ए और सेट बी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए।
इफ एंड ओनली इफ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इफ एंड ओनली इफ जब ए बी के बराबर नहीं होगा। कंडीशन समझ में आई? यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए के बराबर कब नहीं होगा? जब ए बी के बराबर नहीं होगा। और आप देख सकते हो यहां पे ए बी के बराबर नहीं है, यानी ए के अंदर अलग एलिमेंट्स है, बी के अंदर अलग एलिमेंट्स है, इक्वल तो है नहीं। तो इनसे बनने वाला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये भी बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये एक रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो ये हो गया। अब इसको रब कर देते हैं। देखिए, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि दोनों सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि लेट ए या ए क्रॉस बी कहें आप, या बी क्रॉस ए, या आप इसको ऐसे लिख लो कि अगर ए क्रॉस बी आपका नॉन एम्प्टी है और बी क्रॉस ए भी आपका नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए is non-empty and B is non-empty। बात समझ में आई? यानी कि अगर A क्रॉस B नॉन एम्प्टी और B क्रॉस A नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये A और B दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, तभी तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। भाई A के अंदर भी एलिमेंट होने चाहिए और B के अंदर भी एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों नॉन एम्प्टी तभी होंगे जब ये दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सपोज कीजिए अगर इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो जाए, तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो जाए तो देखो क्या होगा। अगर मान लो सेट ए है, ठीक है, और सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मान लो मैंने ले लिया 2 3 4, और सेट बी है, ये खाली है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, बस हवा है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये बताओ सेट ए के एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर कहां बनाओगे? सेट बी में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, किसके साथ बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर? नहीं बन सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हुआ कि अगर ये तो हो गई, ये तो हो गया दूसरा रिजल्ट। ठीक है, अब देखो अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी हो या बी क्रॉस ए एम्प्टी हो, दोनों में से कोई भी एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इधर या तो ए एम्प्टी होगा या फिर बी एम्प्टी होगा, दोनों में से कोई एक एम्प्टी होगा। जाहिर सी बात है दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी होगा, ऑर्डर्ड पेयर कभी बन ही नहीं सकता। अगर ए एम्प्टी होगा तब भी ए क्रॉस बी एम्प्टी आएगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, और बी एम्प्टी होगा तब भी बी क्रॉस ए एम्प्टी आएगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। तो दोनों ही केसों में ऑर्डर्ड पेयर कैसे भी नहीं बन सकता, ये संभव ही नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, चलो इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना? ये तीसरा रिजल्ट है। ये कैसा है? ये तीसरा रिजल्ट है। ठीक है ना? पहला रिजल्ट क्या था? पहला रिजल्ट ये था कि अगर सेट ए और सेट बी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए वो भी बराबर नहीं होंगे। दूसरा रिजल्ट क्या था कि ए और बी अगर दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये भी दोनों नॉन एम्प्टी होंगे।
तीसरा रिजल्ट क्या था कि अगर ए और बी में से दोनों में से कोई एक एम्प्टी है तो चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए, ये दोनों ही एम्प्टी होंगे। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए कि सेट ए और सेट बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए सेट ए मैंने लिया जिसके अंदर केवल 3 एलिमेंट्स थे, 2, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद मैंने सेट बी लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट सेट है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सेट थ्योरी के लेक्चर दे रखे हैं, उनको आप जाइए देखिए, वहां पे मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सेटों के बारे में बताया। तो यहाँ पे मैंने सेट बी कैसा ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक इनफाइनाइट सेट है, और सेट ए जो है वो एक फाइनाइट सेट है। अब देखो, अगर मान लो मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करूं, यानी कि मैंने एक ओवल बनाया ए, एक दूसरा ओवल बनाया मैंने बी। अब देखो, सेट ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, 2, 3 और 4 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी जो है वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि ये 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3 और कहां तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर मान लो कि मैं ए क्रॉस बी निकालूं, यानी कि अगर मैं यहां लिख दूं इसको, या एक काम करो यहां लिख दो, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो देखो सेट ए के हर एलिमेंट का पेयर सेट बी के हर एलिमेंट के साथ बनेगा, मगर सेट बी में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो देखो, मान लो मैंने 2 लिया, तो ये जो 2 है इसका पहला पेयर तो तुम बनाओगे 1 के साथ, फिर तुम बनाओगे 2 के साथ, फिर तुम बनाओगे 3 के साथ, और कहां तक बनाते जाओगे, इनफाइनाइट पेयर बनेंगे। यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट इनफाइनाइट पेयर बनाएगा सेट बी के एलिमेंटों के साथ में, क्योंकि सेट बी के अंदर स्टार्टिंग का एलिमेंट हमें पता है, एंड तो पता ही नहीं, इनफाइनाइट सेट है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है सेट ए का एलिमेंट जो है आपका स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें से ये 2 भी लूं तो देखो 2,1 पहला पेयर, 2,2 दूसरा पेयर, 2,3 तीसरा पेयर, और कहां तक बनेगा, अप टू इंफिनिटी तक। क्लियर है। अब ये तो एक एलिमेंट का पेयर इंफिनिटी तक बना है, आप 3 लोगे तो 3 का 1 के साथ बनाओगे, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और कहां तक बनाते चले जाओगे, इंफिनिटी तक। फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, कहां तक बनाते जाओगे, इंफिनिटी तक। तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ में पेयर इनफाइनाइट पेयर बनाएगा। क्लियर है। तो उस केस में स्टूडेंट्स ये ऑब्वियस है कि चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो और चाहे आप बी क्रॉस ए निकालो, ये दोनों कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। चाहे आप बी क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा, आप ए की जगह बी कर दोगे, बी की जगह ए कर दोगे। ठीक है, उस केस में देखो, अगर मान लो मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो देखो क्या होगा, बी क्रॉस ए की कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये हो गया बी जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये हो गया ए जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ए तो हो गया 2, 3, 4, और बी जो है उसमें स्टार्टिंग का पॉइंट पता है 1, 2, 3, और एंड कहां पे होगा ये नहीं पता। अब देखो सेट, अब मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो देखो बी का मैंने पहला एलिमेंट उठाया 1 का, चलो भाई मैंने पेयर बना लिया 2 के साथ में, 3 के साथ में और 4 के साथ में। फिर मैं 2 लूंगा, 2 का पेयर बनाऊंगा 2 के साथ में, 2 का पेयर 3 के साथ में, 2 का पेयर 4 के साथ में, फिर मैं 3 उठाऊंगा। ऐसे में कितने उठाऊंगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मैं उठाता चला जाऊंगा और एलिमेंट खत्म नहीं होंगे, तो इनफाइनाइट पेयर बन जाएंगे यहाँ पे भी, तो बी क्रॉस ए जो होगा वो भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस केस में अगर ए और बी दोनों में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है, यानी उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए, दोनों ही इनफाइनाइट आएंगे। तो ये जो रिजल्ट है आपका, एक रिजल्ट और आ गया,
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे रिजल्ट क्या कहता है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों ही अगर इनफाइनाइट है, यानी कि दोनों ही इनफाइनाइट है, चाहे ए क्रॉस बी निकालो बी क्रॉस ए निकालो, कब? ये कब होगा? जब इधर ए इज इनफाइनाइट, या तो ए इनफाइनाइट हो और या बी इनफाइनाइट हो। दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट होगा तो ए क्रॉस बी और या बी क्रॉस ए, आप दोनों में से कुछ भी निकालोगे वो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गए रिजल्ट्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में, और आपको ये भी पता लग गया कि कैसे निकाला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स एक रिजल्ट और देखते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स मैंने आपको यह बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो, कि सेट ए जो है अगर वो डिफरेंट है सेट बी से, यानी कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो अलग है और सेट बी में जो एलिमेंट है वो अलग है, तो उस केस में चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो या चाहे आप बी क्रॉस ए निकालो, ये दोनों डिफरेंट आएंगे। क्लियर है? अगर ए और बी ये दोनों डिफरेंट सेट्स हैं तो चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, ये दोनों कैसे आएंगे? डिफरेंट आएंगे। ठीक है, मगर इसका एक अपोजिट रिजल्ट भी है। अपोजिट रिजल्ट क्या है कि अगर स्टूडेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ कि ए जो है वो बी के बराबर होगा। ये भी एक रिजल्ट होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर आ रहा है तो सेट ए सेट बी के बराबर होगा, यानी जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में होंगे और जो बी में है वही ए में होंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपने एक सेट बनाया ए क्रॉस बी का, ठीक है, अब इसके अंदर, उससे पहले हम एक सेट ले लेते हैं। सेट मैंने ये ले लिया, इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले 2a, b, ठीक है, और सेट बी एक एलिमेंट ले लिया, इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले 2, 3। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ओवल बनाने की तो जरूरत है नहीं, अब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहां पे सेट ए और सेट बी ये दोनों डिफरेंट सेट्स हैं। सेट ए अलग है, सेट बी अलग है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा तो उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे? a, 2, a, 3, b, 2 और b, 3। ठीक है, ऐसे ही आएंगे a, 2, a, 3, b, 2, b, 3। मगर अगर मैं b क्रॉस ए बनाऊंगा तो क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि b क्रॉस ए अगर मैं लिखता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड a, तो क्या हो जाएगा? 2, a, 3, a, 2, b और 3, b। और ऑर्डर्ड पेयर में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर ए और बी दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो उनसे बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर भी अलग अलग होंगे, यानी ए, बी और बी, ए वो भी डिफरेंट होंगे। तो उस केस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके एलिमेंट्स अलग हैं, इसके एलिमेंट्स अलग हैं। क्लियर है? तो ये कब हुआ? जब ए और बी ये दोनों डिफरेंट सेट्स थे। ठीक है, मगर अगर हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो, ये तो स्टार्टिंग वाली प्रॉपर्टी है जब दोनों सेट डिफरेंट थे, मगर अगर हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो देखिए, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, दो सेम सेट ले लेता हूं। मैंने ले लिया ए और बी, ये दोनों सेम सेट हैं, ए, या ए, बी ले लो, ये दोनों सेम सेट है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी करूं
तो जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी मुझे निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसका मैं ओवल बना ले रहा हूं, ये है ए और ये है आपका बी। अब देखो सेट ए में भी ए कॉमा बी है यानी ए बी, और सेट बी में भी ए कॉमा बी है यानी ए बी। अब देखो पहले ए का ऑर्डर्ड पेयर ए के साथ में बनेगा, फिर ए का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ में बनेगा, तो ए कॉमा ए और ए कॉमा बी। फिर बी का ऑर्डर्ड पेयर ए के साथ में बनेगा, फिर बी का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ में बनेगा, तो बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। क्लियर है? अब अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या करोगे, बी को इधर ले आओगे, ए को इधर ले आओगे, तो जरा इमेजिन करो ऑर्डर्ड पेयर तो यही रहेगा। अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो बी को इधर ले आओगे, ए को इधर ले आओगे, ऑर्डर्ड पेयर तो तब भी यही बनेगा। तो उस केस में हमने देखा कि अगर ए और बी दोनों सेम सेट हैं तो चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो और चाहे आप बी क्रॉस ए निकालो, दोनों सेम होंगे अगर ए और बी ये दोनों सेम सेट है। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट रिजल्ट और है, उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने अपने सेट के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही समझाया था कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, यानी कि किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उस सेट का कार्डिनल नंबर। या फिर दो अलग अलग टर्म्स और हैं बोलने के, एक है ऑर्डर ऑफ अ सेट और दूसरा है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। मतलब एक ही है इनका कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है। तो जाहिर सी बात है अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आते हैं, तो ये भी एक सेट ही है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई ना कोई कार्डिनल नंबर होगा। अगर हम फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। तो ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी कोई ना कोई तो कार्डिनल नंबर होगा। तो कैसे निकाला जाएगा कार्डिनल नंबर? अब ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए कि लेट ए एंड बी बी एनी ये कोई भी दो फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी बी एनी टू फाइनाइट सेट्स, ठीक है। एंड अगर कार्डिनल नंबर ए का, इसको नीचे आप लिख लो, ठीक है, ये तो हो गया ए एंड बी दो फाइनाइट सेट्स हैं। अगर कार्डिनल नंबर ए का मान लो एम है, ठीक है, और कार्डिनल नंबर बी का मान लो पी है, मान लिया, क्योंकि दोनों फाइनाइट सेट है तो जाहिर सी बात है दोनों का कार्डिनल नंबर तो होगा। भाई कार्डिनल नंबर तो एग्जिस्टिव फाइनाइट सेट के लिए करता है। तो देखो सेट ए जो है इसका कार्डिनल नंबर मैंने मान लिया एम और सेट बी का कार्डिनल नंबर मैंने मान लिया पी। तो अगर मैं कार्डिनल नंबर निकालूं ए क्रॉस बी का तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यानी कि इसका जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है एम, कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है पी, ठीक है। और अगर आप कार्डिनल नंबर निकालोगे बी क्रॉस ए का तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इंटू एम, ठीक है। यानी कि चाहे आप ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर निकालो चाहे बी क्रॉस ए का, वो हमेशा सेम आएगा, चाहे आप एम पी करो चाहे आप पी एम करो, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इसको। देखिए इसको पहले मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए मान लीजिए एक सेट दे रखा है ए और उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी,
एक सेट दे रखा है बी, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं अल्फा और गामा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर कितना है 2, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 2, तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर कितना आना चाहिए 4। देखते हैं आता है कि नहीं। अब मैं पहले ए क्रॉस बी निकालता हूं। अब तो हम बिना विजुअल डायग्राम बनाए निकाल सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, पहले ए का पेयर अल्फा के साथ, फिर ए का पेयर गामा के साथ, यानी कि ए कॉमा अल्फा और ए कॉमा गामा। ठीक है, फिर बी का पेयर अल्फा के साथ और फिर बी का पेयर गामा के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4, तो इसका मतलब यह है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली जब आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो इस केस में क्या होगा भाई, बी क्रॉस ए में आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। अल्फा का पेयर पहले ए के साथ बनाओगे, फिर अल्फा का पेयर बी के साथ में बनाओगे, गामा का पेयर ए के साथ में बनाओगे और फिर गामा का पेयर बी के साथ में बनाओगे। तो अब आप एक चीज देखो, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, 4 आ गए। तो इसका मतलब यह है कि कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना है 4 है। ठीक है, तो चाहे आप कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम आएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना। अब आज का सेट थ्योरी का लेक्चर खत्म होता है यहीं पे, और सेट थ्योरी में मैंने आपको ओवरऑल जितना भी सेट थ्योरी थी उसकी हर एक बारीकी को समझाया, विद एग्जांपल समझाया। ये लास्ट लेक्चर था विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जांपल्स भी बताए, उनकी प्रॉपर्टीज भी बताएं, रिजल्ट्स भी निकाले, उन रिजल्ट्स को भी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। अब स्टूडेंट्स ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने इतना डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि अब मेरा जो अगला लेक्चर आने वाला है वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन पे, और रिलेशन एंड फंक्शन बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के नहीं सीखा जा सकता। तो पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना जरूरी था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, कि रिलेशंस क्या होते हैं, किस तरह के बनते हैं, मैथमेटिक्स में रिलेशन किसे कहते हैं, कैसे रिलेशन जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे जितने भी नए लेक्चर्स मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने साथ साथ बाकियों के डाउट्स को भी क्लियर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।